वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेज विथ यश कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं संधियां कौन कौन से सम्मेलन हैं, किस वर्ष स्थापित किए गए और उनके निर्णय क्या रहे। इसमें सर्वप्रथम है अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन। इसको स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है और पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सन 1972 में स्थापित किया गया। इस सम्मेलन के जो प्रमुख निर्णय रहे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई और तभी से हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा पूरे विश्व में। और उसके साथ साथ यह निर्णय लिया गया कि मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्षों को कम करने की दिशा में किस तरह से प्रयास किए जाएं, ये उसमें यह प्रथम कड़ी थी कि किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए, कि मानव अपने विकास के क्रम में किस तरह से पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, उसको रोका जाए। उसके बाद है हेलसिंकी सम्मेलन। इसकी स्थापना सन 1974 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य और निर्णय यह लिया गया कि सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। समुद्र में जो पर्यावरण है, उसके महत्वपूर्ण जीव हैं, उसके तलहटी में अनेक प्रकार के पौधे हैं, उसकी जैव विविधता है, उसको किस तरीके से रोका जाए। उसके बाद लंदन सम्मेलन है तीसरा। इसको सन 1975 में लागू किया गया, स्थापना की गई और जिसमें यह निर्णय लिया गया कि समुद्र में कचरों के निस्तारण पर प्रतिषेध यानी कि रोक लगाया जाए कि बढ़ते मानव विकास और कचरे के कुप्रबंधन ने किस तरीके से समुद्रों में कचरे से भर दिया था। एक देश का कचरा दूसरे देश में, प्लास्टिक की बोतलें, तरह तरह के केमिकल पदार्थ उसमें समुद्र में घुल रहे थे, जिससे कि समुद्र की जो जैव विविधता थी उससे नष्ट हो रही थी। इसके लिए लंदन सम्मेलन 1975 में किया गया और यह निर्णय लिया गया कि समुद्र में कचरों के निस्तारण का प्रतिषेध किया जाए। उसके आगे है यूरोपीय वन्य जीव एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण। इसको प्रजाति संरक्षण भी कहते हैं। इसको सन 1979 में लागू किया गया। आगे है वियना सम्मेलन, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसमें यह निर्णय लिया गया कि ओजोन स्तर का संरक्षण करने का निर्णय लिया गया कि वो जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उसको किस तरीके से रोका जाए। उसी के साथ में है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। यह कनाडा में हुआ। मॉन्ट्रियल बहुत महत्वपूर्ण है। 1887 में ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था और 16 सितंबर सन 1987 को हुआ था। तभी से प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आगे है पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन बोलते हैं, जो कि रियो डी जनेरियो में हुआ, ब्राज़ील में है। यह पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एजेंडा 21 स्वीकृति, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का जन्म दिया। इसने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का यहीं से जन्म हुआ, जो कि पूरे विश्व स्तर पर किस तरह से क्लाइमेट चेंज को सुधारा जाए, अंधाधुंध जो मानव विकास चल रहा है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने को, उसको किस तरीके से रोका जाए। इसको पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आगे है नैरोबी घोषणा पत्र। कीनिया की राजधानी नैरोबी। इसको सन 1997 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन। इसमें यह पूरे विश्व के देश मिल करके इन्होंने यह निर्णय लिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां पर्यावरण के क्षेत्र में की जा रही हैं,
उसको किस तरीके से सभी पर प्रभावकारी हो और इसका किस तरह से प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। क्योटो सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल, इसको पृथ्वी 5 सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। यह भी 1997 में किया गया। इसका यह निर्णय लिया गया कि ग्रीन हाउस गैसों की पहचान भूमंडलीकरण तापन को कम करना। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसको पहचान करके उसके उत्सर्जन में कमी की जाए, जिससे कि वैश्विक भूमंडलीय तापन जो बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। जैसे जलवाष्प है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इत्यादि गैसों को कम किया जाए कि जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं और इनके उत्सर्जन से दिन पर दिन पृथ्वी का भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। आगे है माल्मो घोषणा पत्र। यह सन 2000 में स्थापित किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका किस तरीके से। अभी जो सम्मेलन आपने देखा कि वो सरकारी प्रयास किए जा रहे थे, उसके बाद माल्मो घोषणा पत्र में यह निर्णय लिया गया कि जो निजी क्षेत्र की भूमिका भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण सभी के हित में है। इन्फोटेरा डबलिन, यह पर्यावरण सूचना का विस्तार, किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण को अधिक से अधिक लोगों को इसकी महत्ता बताई जाए, किस तरीके से इसके पर्यावरण सूचना विस्तार किया जाए ताकि सभी लोग इसके बारे में जागरूक हों विश्व स्तर पर और इसमें अपना अधिक से अधिक सहयोग कर सकें। ये सम्मेलन हुआ सन 2000 में, इसको स्थापित किया गया और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि पर्यावरण सूचना का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विस्तार किया जाए। आगे है जोहान्सबर्ग सम्मेलन, Rio+20 सम्मेलन भी इसको बोलते हैं, और पृथ्वी 10 सम्मेलन, यानी पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसके ठीक 10 साल बाद का सम्मेलन है। सन 2002 में 1992 के बाद सतत विकास पर विशेष बल दिया गया कि किस तरीके से सतत विकास किया जाए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण को बचाए रखते हुए आगे की पीढ़ियों को बचाए रखने के लिए किस तरीके से विकास किया जाए कि ताकि अधिक से अधिक पर्यावरण का हानि न हो, विकास पर्यावरण के नुकसान की तर्ज पे न हो। आगे है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। यह सन 2005 में इसकी स्थापना हुई। इसका प्रमुख निर्णय यह रहा कि विकसित देशों द्वारा वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सन 1990 के स्तर तक लाना है। यानी कि जो विकसित देश हैं, से चीन है, अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, इन लोगों के यहाँ ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो इनको विकासशील देश और सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि जो विकसित देश हैं अपने यहाँ उत्सर्जन को कम करें, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करें और यह सन 1990 के स्तर पर ले जाएं। आगे है नुआ दुआ सम्मेलन। इसको सन 2007 में पहली बार किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को सन 2050 तक, वर्ष 2000 तक लाना, यानी कि इसको और बढ़ाया गया। जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में किया गया था कि ग्रीन हाउस गैसों को जो विकसित देश हैं वो 2012 तक के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर 1990 तक स्तर को लाएं। और नुआ दुआ सम्मेलन 2007 में किया गया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को विश्व के समस्त देश वर्ष 2050 तक 2000 तक के स्तर को लाएं। इसको बाली रोड मैप भी बोलते हैं। आगे देखिए, कोपेन सम्मेलन है, पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल। इसको सन 2009 में वर्ष में स्थापित किया गया, हुआ पहली बार। इसका यह निर्णय लिया गया कि विकसित
और औद्योगिक राष्ट्र वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती करें। कम कार्बन अर्थव्यवस्था की संकल्पना भी की गई कि मैंने कि ग्रीन हाउस गैसों में जो विकसित और औद्योगिक राष्ट्र हैं उसमें भारी कटौती करें। भारी कटौती का मतलब कि सामान्य तरीके से जो कटौती कर रहे थे उससे पूर्ति नहीं हो रही थी और विकासशील देशों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए उनको यह कहा गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसों हैं उससे के उत्सर्जन को अधिक से अधिक कम करें। आगे देखिए कानकून सम्मेलन वर्ष 2000 में हुआ और होते रहते हैं समय समय पे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हरित जलवायु कोष की स्थापना की जाए, यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की जाए। ग्रीन क्लाइमेट फंड से तात्पर्य है कि किस तरीके से अपने हम पर्यावरण को अधिक से अधिक ग्रीन रखें, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है अधिक से अधिक पर्यावरण के अनुकूल हो। और इसके लिए हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। डरबन सम्मेलन, इसको COP17 के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप का फुल फॉर्म है। यह 2000 में हुआ। इसमें यह निर्णय लिया गया, डरबन सम्मेलन जिसको COP17 में अपनाया गया वर्ष 2011 में, डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना को दोहराया गया। दोहा सम्मेलन कतर में है। यह 2012 में ग्रीन क्लाइमेट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण घटाने का निर्णय लिया गया कि किस तरीके से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म स्थापित किए जाएं कि जिससे कि प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। यानी कि इसको सीधे सीधे आप दोहा सम्मेलन COP18 को प्रदूषण घटाने के प्रयास से आप इसको जोड़ सकते हैं। आगे हैं पृथ्वी रियो 20 सम्मेलन, यानी पृथ्वी 20वां सम्मेलन 2012 में, 1992 के बाद 20 साल बाद 2012 में। इसमें यह निर्णय लिया गया कि पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन में द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया और हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, अब 20 साल पूरे हो चुके थे और इसमें यह तैयार करना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास सम्मेलन के तहत आगे का हम फ्यूचर किस तरीके से चाहते हैं जो कि हरित व्यवस्था पर बल दे, पर्यावरण को बचाए रखते हुए सतत विकास को किस तरीके से आगे ले जाए, इस बारे में सहमति बनी। आगे है वार्सा सम्मेलन, इसको COP19 के नाम से भी जाना जाता है। और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की पहले चर्चा की गई थी उस पर और सहमति बन गई कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया जाए। ग्रीन क्लाइमेट फंड सभी देशों के हित में है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इस सुंदर से पर्यावरण का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले और किस तरीके से अपने पर्यावरण को बचाए रखा जाए। आगे है लीमा सम्मेलन, पेरू की राजधानी लीमा है। इसको 2014 में किया गया पहली बार और इसका यह निर्णय लिया गया कि 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त कर विश्व के देश अपनी प्राथमिकताओं को स्वीकार करें। यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसको विश्व के सभी देश या प्रतिबद्ध हों कि वो 2070 तक इसको पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इसीलिए देखिए अधिकतर देशों में अब धीरे धीरे
सीएनजी गाड़ियों का चलन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़ रहा है, BS6 मॉडल स्थापित किए जा रहे हैं जिससे कि लेड उत्सर्जन कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो, जिससे कि प्रदूषण कम फैले, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का धीरे धीरे प्रभाव कम हो, जिससे कि भूमंडलीय तापन के साथ साथ जो पूरे विश्व के पर्यावरण को दुष्प्रभावित कर रहे हैं, इसको किस तरीके से आगे चल करके हम दिन पर दिन कम करें। क्योंकि जैसे जैसे पर्यावरण में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पर्यावरण पे दबाव पड़ेगा और पर्यावरण की क्षति होगी और भूमंडलीय तापन दिन पर दिन बढ़ेगा। इसलिए इसके पहले से ही यह व्यवस्था की जाए कि किस तरीके से आने वाले समय में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए और उसके विकल्पों की ओर तलाश किया जाए, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की जाए और हरित जलवायु कोष की स्थापना किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विश्व पर्यावरण के बारे में सचेत किया जाए और ताकि एक सुनहरे भविष्य को हम देख सकें और आने वाले पीढ़ियों के लिए जो प्रकृति की विशिष्ट धरोहर है, हमें उपहार स्वरूप मिला है, उसको आगे की पीढ़ियों को भी हम अच्छे से सौंप सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।